जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप राणा और मेरी एनजीओ उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे और आपको सबसे पहले भारत के स्वतंत्रता दिवस की जो 74वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और 74th इंडिपेंडेंस डे है ये, और आप सब लोग प्राउड फील कर रहे होंगे और बहुत अच्छी बात है आप सब ने इसको सेलिब्रेट करा। मैं आज ये सोच रहा था कि भारत संवाद में क्यों ना भारत के बारे में कुछ जाना जाए। ये चेक करते हैं कि आपको कितना पता है भारत के इतिहास के बारे में। खासकर जो युवा पीढ़ी है उनको ज़रूर भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि हमारे साथ जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं जीवन का बलिदान दिया था देश को आज़ाद करने के लिए। और आज जितने हम अपने आज लोग जो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, एक खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो ये उन्हीं की वजह से है। तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सैल्यूट हमारी तरफ से। और आइए आज मिलके ये जानते हैं कि आपको कितना पता है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कई बार जैसे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे 50 अगस्त आता है या 26 जनवरी आता है, तो उस दिन तो अपना स्टेटस अपडेट कर लेते हैं और जो अपना रिंगटोन चेंज कर लिया, अपना जो एक क्या कहते हैं भारत के लिए जैसे सॉन्ग्स लगा लिए, पर उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। पर हमें फिर ये ऐसा भूलना नहीं चाहिए। हमें पूरे साल ये जश्न मनाना चाहिए। जैसे हमने आज ये जश्न मना लिया, फिर 1-2 दिन बाद हम देखते हैं सब लोग फिर भूल जाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और पूरे साल ये जश्न मनाना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना आज आप लोगों से पूछें कि आपको कितना पता है भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अगर आपको पता हो तो आप बता देना, नहीं तो मैं आपको बताऊँगा। और ख़ासकर मैं ये कह रहा था जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे, उनको ज़रूर पता होना चाहिए इसके बारे में, अपने जो भारत के इतिहास के बारे में, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। सरस्वती जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो हम शुरुआत करते हैं भारत के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो नेशनल फ्लैग है, कब और कहाँ फहराया गया था? पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय फ्लैग है वो कब और कहाँ फहराया गया था? और उसका आंसर है, मैं आपको उसका आंसर बता देता हूँ। तो मैं खुद ही अगर आंसर बता दूँ, किसी को पता होगा तो आप बता देना। बल्कि आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, तो क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और एज ए इंडियन हमें पता होना चाहिए भारत के इतिहास के बारे में। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो पहली बार 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता में फहराया गया था। भारत का जो नेशनल फ्लैग है 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान स्क्वायर, कोलकाता में फहराया गया था। तो ये इसका आंसर है। और मैं से आपसे सवाल पूछूंगा, और आपके भी कोई सवाल है तो आप और उसे पूछ सकते हैं, या आपको आंसर पता है इनके तो बता सकते हैं। मेन हमारा उद्देश्य ये है कि सभी को भारत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। हम मना रहे हैं, जैसे हम 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, क्या इसके पीछे इतिहास क्या है। खास करके जो बताया था, जैसे कि जो युवा पीढ़ी है उनको तो ज़रूर पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो एक सवाल ये था, अब ये बताइए कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने साल शासन किया था? तो जैसे कि उसके मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि अंग्रेज़ों ने भारत पे कितने साल शासन किया था। करीब 100 साल, 170 साल, 200 साल या 500 साल। तो कितने साल अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया? और इसका आंसर है करीब 200 साल। तो करीब 200 साल अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया था, और फिर फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। एक सवाल है कि जैसे भारत को ये जो 74th इंडिपेंडेंस डे है, तो भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? तो इसका आपको बताना है कि भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए। 71 साल हो गए, 74 साल हो गए, 75 साल हो गए या 73 साल हो गए। तो ये 74th इंडिपेंडेंस डे है हमारा, स्वतंत्रता दिवस 74वां। तो भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? अगर किसी को पता है तो वो कमेंट पे आंसर लिख सकता है। और
फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये चीज़ हमें, मैं क्या कहते हैं, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता हो कि भारत को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। क्योंकि जैसे अब आपको पता है कि 74th इंडिपेंडेंस डे है, पर 74 ईयर्स नहीं हुए आज़ाद हुए, 73 हुए हैं। अब पूछो आप कैसे? वो ऐसे कि जो 1947 में वो पहला इंडिपेंडेंस डे था हमारा, 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद फिर हमारे जो ये 73 साल और हो गए, इसलिए ये 74th इंडिपेंडेंस डे है। तो एक्चुअल में भारत को 73 साल हुए हैं आज़ाद हुए, इसलिए ये 70 से 74th इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, क्योंकि जो पहला था वो 15 अगस्त 1947 को था। तो ये कईयों को नहीं पता होगा, तो आगे इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना कि आज़ाद हुए, जैसे अगर ये 74वां है क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे, तो एक कम उसमें 73 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। तो आगे जैसे 75वां होगा तो 74 साल हो जाएंगे हमें आज़ाद हुए। तो ये आप चीज़ को ध्यान में रखना, ये चीज़, क्योंकि बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए ज़रूर अपने देश के बारे में। इसलिए मैंने ये सोचा क्यों ना हम क्या कहते हैं आज भारत के बारे में क्वेश्चन करें। और गीतांजलि जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद भाई जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कि अरविंद भाई हमारे साथ NGO में भी जुड़े हुए हैं, तो पीछे भी इन्होंने करीब से 100 फूड पैकेजेस का अरेंजमेंट कराया था, जिससे हमने जो नीडी फैमिलीज़ हैं उनको हमने सपोर्ट करा था। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरविंद भाई। सौम्या जी नमस्कार जुड़ने के लिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? अरविंद भाई कह रहे कि इट्स सेलिब्रेटेड लाइक वी ऑल यूज आवर एज ऑन बर्थडे सेलिब्रेशन। या ठीक कह रहे हैं। हाँ ये ना तो नहीं, इस हिसाब से तो फर्स्ट नहीं अरविंद भाई, वो ऐसे नहीं हो पाएगा। जैसे आप कह रहे हो कि 74th है, तो वैसे एक्चुअल में 73rd हुए हैं। जैसे आपका बर्थडे है, जैसे आप 30 साल के हो, तो वो 30 साल आपको हो गए, पर वो एक्चुअल में उसे 31 कहेंगे। क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि जैसे लाइक जिस दिन जो पैदा होता है उस दिन फर्स्ट उसी दिन हो गया, और उसके बाद उसको हम काउंट करेंगे। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस को ये जैसे 74th कहेंगे, तो 73 ईयर्स हो गए हैं, वैसे 74th उसको बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट था वो 15 अगस्त 1947 था, इस हिसाब से। अच्छा, अब आपके लिए एक सवाल है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो जैसे आपके लिए सवाल है, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो भारतीय की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का, इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किसने किया था? तो ये सवाल है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि इसका क्या कहते हैं, किसने उसका निर्माण किया था। महात्मा गांधी जी एक ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद। तो मैं इसको आपका आंसर बता दूं, इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फोर्स जो फौज थी उसका निर्माण किया था। तो 1943 से 45 तक इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संभाला था। और आपकी जानकारी के लिए दे दूँ, कई लोग जैसे वो सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरुआत करी थी उसकी, तो उसकी शुरुआत आज क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं करी थी। उससे पहले इन्होंने 43 से लेके 45 तक आज़ाद हिंद जो हिंद फोर्स था उनको इन्होंने संभाला था। और मोहन सिंह 1942 में, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, 1942 में मोहन सिंह ने जो ये इंडियन जो नेशनल फोर्स थी 1942 में, तो वो उसकी शुरुआत करी थी। और 43 से 45 तक सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको ये आज़ाद हिंद फौज को संभाला था। और 45 में फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। बट उसका अभी तक उसका क्लियर नहीं, ये डॉक्यूमेंट इसका क्लियर नहीं हो पाया। तो उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं कि उस टाइम उनकी 45 में सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी। क्योंकि कई ये डॉक्यूमेंट ये बताते थे कि उस टाइम जैसे 45 में उनकी जो प्लेन क्रैश से डेथ नहीं हुई थी, और वो यूपी में रहते थे कई सालों तक, गुमनामी बाबा के नाम से जाने जाते थे। तो वहाँ
उनको कुछ लोग बताते हैं कि वो वहाँ थे, सुभाष चंद्र बोस जी। और तो आपकी भी कोई इसके लिए कोई सुझाव है तो आप वो सुझाव दे सकते हैं। अरविंद जी, प्रीति रॉबर्ट्स जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अगला मेरा आपसे सवाल है कि ये नारा किसने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नारा किसने दिया था? और गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो ये एक नारा था आज़ादी के लिए। ये किस महान सेनानी ने, किस महान स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इसके जैसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये। तो ये एक सवाल था। इसका आंसर मैं फिर आपको बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्होंने दिया था। तो ये सभी को पता होना चाहिए। और एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसे कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो वो शुरुआत हुई थी, तो वो किसने करी थी और कब करी थी? तो ये कि सवाल है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी कि भारत को आज़ादी दिलाने के लिए, तो वो शुरुआत किसने करी थी और कब करी थी? इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको ज़रूर ये सुनना चाहिए, और ये आगे उनको जैसे अपनी नॉलेज, खुद भी ये नॉलेज लेनी चाहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अपने देश के बारे में सबको जानना चाहिए। असहयोग आंदोलन का मैं आपको बता देता हूँ। 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी थी। सरस्वती जी कह रही है सुभाष चंद्र बोस। आपका आंसर ठीक है सरस्वती जी, पर आप उसके लिए कह रही होंगी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उसके लिए आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। ये जो नारा उन्होंने दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये उसके लिए आपका ठीक है। ये मेरा जो अगला सवाल था, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये किसने शुरुआत करी थी और कब करी थी? असहयोग आंदोलन, तो इसकी शुरुआत हुई थी और कब करी थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त को 1 अगस्त 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी, असहयोग आंदोलन। और एक सवाल है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? व्हेन डिड चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस, ये कब हुआ था हिस्ट्री में? तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट था, और चोरी चोरा कांड के नाम से ये जाना जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं 1922 में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी ने ये, हाँ हाँ सरस्वती जी आप ठीक कह रही हैं कि जो ये पहले वाले सवाल का ये जवाब था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने करी थी, ये ठीक है आपका इसका जवाब बिल्कुल। और जो चोरी चोरा कांड इंसिडेंट था, जो कांड था, ये हुआ था 1922 में। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, ये घटना 1922 में हुई थी जब किसानों ने के एक समूह ने गोरखपुर जिले के चोरी नामक स्थान, एक जगह का नाम था, चोरी चोरा जगह का नाम था, वहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे कई पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। तो चोरी चोरा एक जगह थी, तो वहाँ कुछ किसानों ने मिलके एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। तो उसके बाद ये 1922 की ये घटना है, तो उसे कहते हैं चोरी चोरा कांड कहते हैं उसको। और महात्मा गांधी जी ने 1920 में जो नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट की जो शुरुआत करी थी, इस घटना के बाद वो क्या कहते हैं, उन्होंने उसको बंद कर दिया था चोरा चोरी कांड के बाद। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका 1922 में हुआ था, और कुछ किसानों ने मिलके एक पुलिस स्टेशन में जो जगह थी चोरी चोरा करके एक जगह थी गोरखपुर में, वहाँ क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, और उसमें जो पुलिस वाले थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इसलिए महात्मा गांधी ने जो अपना आंदोलन था वो भी बंद कर दिया था इसका।
आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप औरों को भी शेयर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। मैंने ये कहा था कि हमें इस इन्फॉर्मेशन के बारे में सबको पता होना चाहिए देश को, कि हम अपना ये जो इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में सबको पता जरूर होना चाहिए। जलियांवाला बाग के बारे में अगर आपको पता होगा तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ कब था, कौन सी ईयर में हुआ था? किसको पता है इसके बारे में, जलियांवाला बाग में हुआ क्या था, क्या इंसिडेंट था? आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं उसके बारे में, या कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसके मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ, जलियांवाला बाग में हुआ क्या था उस दिन। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, स्वर्ण मंदिर में हुआ था। जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने वहाँ उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी थी, जिसमें 1000 लोगों की डेथ हो गई थी। जो भारतीय वहाँ जुटे हुए थे, तो जनरल डायर ने वहाँ गोलियां चलवा दी थी और 1000 लोगों की डेथ हो गई थी, और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए थे उस इंसिडेंट पे। तो करीब 3000 लोग उसमें इम्पेक्टेड थे। जो आंकड़े तो कहीं, जो एक्चुअल आंकड़े हैं इससे कहीं ज़्यादा थे, पर रिकॉर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि 1000 लोगों की डेथ हुई थी और 2000 उसमें घायल हुए थे। जो एक्चुअल आंकड़े थे इससे कहीं ज़्यादा थे। कुएं में लोग कूद गए थे बचने के लिए। जनरल डायर ने क्या करा था, जो पार्क को घेर लिया था, ये जो जलियांवाला बाग था, इस पार्क को घेर लिया। जितने लोग वहाँ जो भीड़ जुटी हुई थी, सबको घेर के उस पर गोलियाँ चलवा दी थी। वहाँ 1000 लोगों की इसमें बताते हैं कि डेथ हो गई। उधम सिंह नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उधम सिंह, अगर उनके बारे में आपको बता दूँ तो वो भी वहाँ भीड़ में मौजूद थे। जनरल डायर जिन्होंने ये हत्याकांड को अंजाम दिया था, तो वो जो उधम सिंह थे, कई सालों बाद वो इंग्लैंड जाते हैं और उन्होंने फिर वहाँ जाके उन्होंने जनरल डायर को मार दिया था इसी इंसिडेंट के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि उधम सिंह कौन थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पढ़िए उधम सिंह जी के बारे में, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उधम सिंह को उस इंसिडेंट में वो वहाँ थे जहाँ ये जो जलियांवाला कांड हुआ था। तो उधम सिंह ने अपने आप को प्रिपेयर करा, और मेरे ख्याल से करीब 20 साल बाद वो इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड में उनका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि मुझे जनरल डायर से बदला लेना है। उन्होंने जो निहत्थे भारतीयों पे हमला करा था, जो करीब 1000 लोग मारे गए थे और 2000 क्या कहते हैं जो जख्मी हुए थे, एक्चुअल आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा थे। कुएं में लोग कूद गए थे एक के ऊपर एक। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे पूरे पार्क को घेर लिया जनरल डायर ने, और उसने अंधाधुंध गोलियाँ चलानी स्टार्ट कर दी। तो एक कुआं था बीच में, तो लोग अपने हमारे जो भारतीय थे बचने के लिए कुएं में कूद गए थे। अब उन्होंने सोचा कि इससे हमारी जान बच जाएगी, पर हुआ क्या, सारे लोग कुएं में कूदने लग गए। तो एक के ऊपर एक के ऊपर उसमें काफ़ी क्या कहते हैं, काफ़ी लोग उसमें दबते, बोले जैसे उसमें दब गए, और वहाँ काफ़ी दम घुटने से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई। तो वहाँ गोलियों से तो बच गए, पर एक ऊपर एक से गिरने से पूरा कुआं जो लाशों से भर गया था। इतना क्या कहते हैं दुखद वो इंसिडेंट था जलियांवाला बाग के बारे में जो आपको बता रहा हूँ। उधम सिंह वहाँ थे, और 20 साल बाद, करीब 20 साल उन्होंने इंग्लैंड खुद गए और जनरल डायर को उन्होंने गोली मारी थी। और तब उन्होंने बदला लिया था कि उन्होंने फिर अपने आप को मतलब पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया और बोल दिया कि मेरे क्या कहते हैं यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य था कि मुझे जनरल डायर को मारना था, इन्होंने जो हमारे नित्य भारत को मारा था। हाँ, सरस्वती जी कह रहे कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। आप ठीक कह रहे हैं सरस्वती जी, भागने का रास्ता इसलिए नहीं था कि जो पूरा पार्क था उसको घेर लिया था जनरल डायर ने, और उसकी पूरी जो पुलिस की टीम थी, उन्होंने पूरे पार्क को घेर लिया था। 13 अप्रैल 1919 की ये घटना है। तो इसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए, अपनी नॉलेज के लिए बिल्कुल पता, आपको ये चीज़ें का जरूर पता होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इतनी ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली हमें। ये इतने सालों का जो तप था, तो उसके बाद इतने लोगों ने, जो लाखों लोगों ने अपनी जान दी है, उसके बाद फिर ये आज़ादी मिली है। तो इसको आप ऐसे वेस्ट मत करो, अपनी लाइफ को भी आप ऐसे वेस्ट मत करो। औरों के लिए काम करो, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के तो काम करो। अगर सब अपनी फैमिली के लिए भी काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा अपना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग आजकल की युवा पीढ़ी जो गलत संगत में लग जाती है,
कहते हैं शराब सिगरेट ड्रग्स के चक्कर में लग जाती, तो इन सब को छोड़ दो और अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, उसके लिए आप काम करो, क्योंकि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है हमें। तो ये मैंने आपको बताया था जनरल डायर के बारे में, और उधम सिंह जी ने इनको फिर मारा था इंग्लैंड में जाके। ये इंसिडेंट हो गया एक 1919 में। अच्छा, तो एक सवाल था, सेकंड गवर्नर जनरल कौन थे फ्री इंडिया के, स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल कौन थे? एक ये सवाल है। इसका आंसर है सी गोपालाचारी, वो थे सेकंड गवर्नर जनरल फ्री इंडिया के। अच्छा, एक सवाल है, पहली क्रांति, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं? जो पहली क्रांति किसे कहते हैं और इसे किसने शुरू किया था? फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइट मूवमेंट टेक प्लेस, मतलब किस साल में जो पहली प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो पहली क्रांति कब शुरुआत हुई थी और इसे किसने शुरू किया था? जैसे अब हमने आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे देश पे राज किया था, और तो पहली जो आज़ादी थी, जो पहली जो प्रथम जो क्रांति थी वो, हाँ सरस्वती जी बिल्कुल सही जवाब आपका, 1857 में मंगल पांडे, बहुत ही सही, बिल्कुल बहुत ही सही आपने जवाब दिया कि 1857 में स्टार्ट हुआ था। तो हमें आज़ादी जैसे 1947 में मिली थी, तो करीब 90 ईयर्स पहले 1857 में मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी। जो पहली क्रांति की मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत करी थी। और मैं आपको डेट बता दूं, ये 10 मई 1857 मेरठ में शुरुआत करी थी। मंगल पांडे ने रिवोल्ट करा था पहले, जो मंगल पांडे थे उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी मेरठ में 10 मई 1857 में। उसे करीब 90 साल बाद हमें आज़ादी मिली थी। तो बहुत ही सही आंसर दिया आपने सरस्वती जी। अगला तो सवाल है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? कि जैसे एक बार जब 47 में हमें जब आज़ादी मिल गई थी, तो पहली कौन सी पार्टी थी जो फ्री इंडिया में, जो पहली कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? इसका जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस टाइम जब हमें आज़ादी मिली थी, तो जो पहली पार्टी थी वो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक जवाब सरस्वती जी, आपको सारे ये कहते हैं सभी जवाबों के बारे में पता है। बल्कि ऐसी नॉलेज सबको होनी चाहिए, सभी को देश के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैं आपको बताया, हम करते हैं क्या है कि जैसे ये क्या कहते हैं 15 अगस्त को हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मना लिया, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मना लिया, तो कुछ दिन तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अपना व्हाट्सएप स्टेटस, हम डीपी सब जगह भारत का रिप्लेस कर लेते हैं। उसके बाद में फिर हम भूल जाते हैं, फिर अपने कामों में लग जाते हैं। पर मैं ये कहता हूँ, जैसे हम जश्न आज जैसे आपने आज मनाया, बहुत अच्छा, आप ऐसे मनाना चाहिए, इसको पूरे साल मनाओ। क्योंकि ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, तो आपको इसलिए मैं कहता हूँ आपको पता होना चाहिए अपने इंडिया के बारे में। और ये मैंने आपसे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसको अगर किसी को इसका जवाब पता है तो बता सकते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या कहते हैं, भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हो गए और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। एक सवाल है कि भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने करी थी? हु अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया? किस अंग्रेज ने भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? अगर किसी का इसका जवाब पता है तो बता सकते हैं।
भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने करी थी? तो मैं इसका आपको जवाब बता देता हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन, वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने भारत के जो पार्टीशन के अनाउंसमेंट है इन्होंने करा था, वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये इसका जवाब है। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? हु मेड आज़ाद हिंद फौज? तो इंडियन क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो इसका एक्चुअल आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो 43 से लेकर 45 तक इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को संभाला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसकी रचना करी थी? आप इसका आंसर बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसकी रचना करी थी? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, जन गण मन, राष्ट्रीय गान है जो हमारा जन गण मन। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में इसकी रचना करी थी, जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने करी थी? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, तो इसका जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। मनीष राघव, हाँ मनीष राघव भाई, आपने जो मोहन सिंह बताया, तो वो 42 में इंडियन नेशनल आर्मी की उन्होंने स्थापना स्टार्ट उन्होंने करा था। 42 से 43 तक उन्होंने संभाला था। 43 से 45 तक सुभाष चंद्र बोस जी ने उसको फिर संभाला था, तो आज़ाद हिंद फौज नाम रखा था। पर मोहन सिंह, आपका सही जवाब है कि स्टार्ट उन्होंने करा था 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का। बिल्कुल सही जवाब आपका मनीष राघव भाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसका बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्होंने इसको लिखा था। ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हाँ मनीष जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम को लिखा था, जन गण मन। और ये जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हाँ जी, हाँ एडवोकेट राहत अली चौधरी जी, हाँ ठीक है, आपने टैगोर जी ने लिखा था ये। और ये कौन से साल में लिखा था? अब राज्य, आप ये बताइए कौन से साल में लिखा था एडवोकेट राहत अली जी? जो रचना करी थी, जो ये राष्ट्रीय कौन से साल में रचना करी गई थी जनगण मन की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था ये, तो कौन से ईयर में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब है 1911 में इन्होंने लिखा था ये। और जो जनगण मन था, और ये जो इंडियन उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो ये नेशनल क्या कहते हैं जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, 1950 में इसको मतलब ये डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो राष्ट्रीय गान है, जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है, ये 1950 में जाकर डिक्लेयर हुआ था ये, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था उस टाइम। अच्छा, तो अब एक सवाल है सभी के लिए, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? हाउ मैनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र? जो हमारा जो राष्ट्रीय जो फ्लैग है, जैसे ये जो राष्ट्रीय झंडा है हमारा, इसमें बीच में जो अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, या तिल्लियाँ हिंदी में कहेंगे तो कितनी तिल्लियाँ होती हैं उसमें? तो ये पता है किसी को? क्योंकि इन चीज़ों की नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए, और तभी आप भी आगे जाके हम अपने बच्चों को इनके बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि कितना संघर्ष करा था जो हमारे देश को आज़ाद कराने में लोगों ने। तो अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, या स्पोक्स, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र, जो हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें? एडवोकेट राहत अली चौधरी, हाँ, तो
हाँ, मनीष राघव जी कह रहे हैं कि 1911 में लिखा गया था दिसंबर में। तो हाँ, राष्ट्रीय गान 1911 में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, मनीष राघव भाई। और एडवोकेट राहत अली चौधरी, हाँ, तो एडवोकेट राहत अली चौधरी चौधरी जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कौन से ईयर में लिखा गया था, तो ये मनीष भाई बता रहे हैं कि 1911 में लिखा गया था। तो ये इसका जवाब है, राष्ट्रीय जो जनगण मन था 1911 में लिखा गया था। तो आप दोनों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये जो मेरा सवाल था कि कितनी तिल्लियाँ होती हैं या कितने स्पोक्स होते हैं अशोक चक्कर में, जो हमारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसके बीच में जो अशोक चक्र होता है ये इसमें, तो इसमें कितनी ये जो आप देख सकते हैं बीच में, इसे कहते हैं अशोक चक्र, इसमें कितने स्पोक्स होते हैं? इसका आंसर बताइए मनीष राघव भाई या एडवोकेट राहत अली चौधरी भाई। हाँ, ये मनीष राघव भाई ने बताया कि 24 तिलियाँ होती हैं चक्कर में, बिल्कुल सही जवाब। तो ये जो अशोक चक्र होता है, बहुत सही जवाब दिया आपने मनीष राघव भाई। तो इसमें जो 24 तिलियाँ होती है, जो स्पोक्स होते हैं ये अशोक चक्र में, जो हमारे फ्लैग के बीच में होता है अशोक चक्र, उसमें 24 तिल्ली होती हैं। और ये 27 दिसंबर बता रहे हैं मनीष भाई की, ये जो 27 दिसंबर 1911 में जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। आपके जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए कि एक स्पीच थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये किसने लिखी थी? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार भाषण किसने दिया था? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम इन्होंने ये भाषण दिया था जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? When did postal pin service? अच्छा, हाँ, तो मनीष भाई कह रहे हैं कि आंसर मैसेज इज गोइंग ऑन टू लेट। अच्छा, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं उसमें। ओके मनीष भाई, तो भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? When did postal pin service was initiated in India? कौन से साल में भारत में डाक पिन की शुरुआत हुई थी? पोस्टल पिन सर्विस। इसका जवाब बताइए आप। तो इसका जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था भाषण। हाँ मनीष भाई, जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ, आपका जो पहले वाले का आंसर यही है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था 15 अगस्त 1947 को। तो रात में जब ये भाषण हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम ये भाषण दिया गया था। तो ये अगला जो सवाल था कि भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी, जो डाक पिन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसका आंसर है 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 में जो डाक पिन की शुरुआत हुई थी, पोस्टल पिन सर्विस इनिशिएटेड इन इंडिया, 1972 में 15 अगस्त वाले दिन। एक सवाल मैंने शुरू में पूछा था, तो उस टाइम कुछ दोस्त जुड़े नहीं होंगे, तो मैं फिर से पूछता हूँ कि भारत को क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंस डे था, तो अभी कितने साल हो गए भारत को इंडिपेंडेंट हुए? कितने साल हो गए? ये 74वां इंडिपेंडेंस डे था, तो अभी कितने साल हो गए भारत को आज़ाद हुए? तो इसका आंसर 73 है, जैसे हमने पहले डिस्कस करा था। तो 73 ईयर्स हो चुके हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 पहला वो था, उसके बाद 73 साल हमें और हो गया है, इसलिए ये 74वां
इंडिपेंडेंस डे हुआ। और जो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो झंडा कहाँ फहराते हैं? पुराना किला में, रेड फोर्ट में, और जो ये लाल किला दिल्ली में, या लाल किला आगरा में, या इंडिया गेट पे, या मुंबई में। तो क्या इसका आंसर है कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा कहाँ फहराते हैं? एक बार फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री झंडा कहाँ कहाँ फहराते हैं 15 अगस्त वाले दिन? आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी झंडा फहराया था, तो कहाँ फहराते हैं? तो इसका आंसर है लाल किला दिल्ली में, रेड फोर्ट ओल्ड दिल्ली, तो वहाँ ये झंडा फहराया जाता है। और सबसे पहले 15 अगस्त 1947 में ये झंडा फहराया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये जो लाल किले पे दिल्ली में। उसके बाद हर साल ये जो लाल किला दिल्ली, यहीं ये झंडा फहराया जाता है। और आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, या आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो बल्कि आगे भी ये सेशन करते ही रहेंगे। पर मेरा मेन मकसद ये था कि हम ये जो हमें जो आज़ादी मिली है तो उसको इतना लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। बहुत मेहनत करी है हमारे जो देश के लिए लाखों लोग अपनी जान निछावर कर दी उन्होंने, तो हमें इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, और गलत कामों में नहीं लगना चाहिए। सभी का सपोर्ट करना चाहिए और पूरे देश को आगे लेके जाना चाहिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ हम डिस्कशन आगे करते ही रहेंगे। और बाकी अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। आगे भी ऐसे हम जो कुछ ना कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो खासकर जो युवा पीढ़ी है वो भी उनको भारत के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि भारत के भी जो इतिहास क्या है। और अगर किसी कोई सुझाव हो तो वो, और अगर हमारी किसी NGO जैसे उम्मीदी किरण है, क्या कहते हैं, हमने भी कोरोना के टाइम में जो कोविड का भी जो सिचुएशन था अभी ये कोरोना काल में, तो करीब अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था, और करीब अभी तक 20,000 लोगों को एक टाइम का खाना हम प्रोवाइड करा चुके हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स ने, वॉलंटियर्स ने मिल के आपस में, तो भारत के 10 स्टेट्स में हमने ये करीब 20,000 लोगों को एक टाइम का खाना प्रोवाइड कराया है। और तो मैं अभी तहे दिल से अपने सभी दोस्तों को शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी हेल्प करी, और जो वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो वो मनीष भाई कह रहे बिल्कुल भाई जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। मनीष भाई, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत 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 आभार। और आप सबको फिर से जो 74वां स्वतंत्रता दिवस है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही प्राउड फील करें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। और कोरोना के टाइम में अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे या तो जैसे कपड़ा लगा के रखें या फेस मास्क लगा के आप रखें। तो जो कपड़ा या फेस मास्क लगा के रखें, और जितना हो सके अपने घर में ही रहें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इसको हम बाद में रिप्लाई करेंगे सभी को। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे बताया था, कोविड के टाइम में अपने घर पे रहें, और जितना हो सके जो नीडी फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट करें आप। और जैसे मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो जो प्रोडक्ट, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, खासकर उनको आप यूज़ करें। और मेक फॉर वर्ल्ड का जो उन्होंने नारा दिया है कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट हमें डेवलप करने चाहिए जो हम बाहर एक्सपोर्ट करें। तो इंस्पाइट ऑफ जैसे कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हो, खुद ही अपने यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट हम तैयार करें जिसे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। तो अभी इसमें समय लगेगा, अभी इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो पाएगा, पर इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और जितना हो सके, जैसे मैं बताया था आपको, कि भारत के सामान का आप उपयोग करें। और
और आगे बहुत ही जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि भारत एक्सपोर्ट करेगा, और जो सभी देशों में भारत का जो एक्सपोर्ट का काम, एक्सपोर्ट का सामान जाएगा, और हमारे जो जो लोग हैं उनको इससे ज़्यादा जॉब मिलेंगे। आप सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आप ऐसे ही अपना अच्छा काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम रोशन करें, और सब मिलजुल के रहें और भाईचारा बना के रखें। फिर से 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।